Okay guys, so in our next video हम बात करने वाले हैं इंडिया इन डिटेल्स चैनल जो जो कैरोलिना गोस्वामी जी का चैनल है। कैरोलिना गोस्वामी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो शी इज अ पॉलिश सिटीजन, बट उनकी शादी एक हिंदू से हुई है। एक हिंदू वो भी मतलब गोस्वामी है वो, उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। तो शी इज बेसिकली नाउ एन काइंड ऑफ इंडियन एंड पॉलिश सिटीजन, और वो इंडिया बेसिकली भारत और हिंदू धर्म के बारे में काफी अच्छे से जानकारी रखती हैं। और कई बार जो लेफ्टिस्ट हैं या एंटी इंडिया आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको काफी करारा जवाब देती आई है। तो मैं उनका वीडियो वैसे तो काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ, लगभग 4-5 साल से कम देख ही रहा हूँ। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब उनकी वीडियोस, मैं मेरा ये मानना है कि इनकी वीडियोस काफी ज्यादा व्यूज या काफी ज्यादा मतलब डिजर्व करती है, अप्रिशिएशन डिजर्व करती है। तो आ, इनकी वीडियोस अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी अंडररेटेड है। अभी भी मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, पर ये जिस हिसाब से इनको नॉलेज है, जो सो कॉल्ड जैसे ध्रुव राठी टाइप के लोग हैं उनको ये काफी अच्छा जवाब देती आती हैं। तो अच्छा लगता है इनके वीडियोस को देख के। तो आई होप एंड आई वांट कि रिएक्शन वीडियो से भी शायद इनका चैनल थोड़ा बूस्ट मिले। मतलब मैं इनके व्यूज चुराना नहीं चाहता हूँ। आमतौर पर जो रिएक्शन वीडियोस जो होते हैं वो लोग, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू ही जो लोग थोड़ा बहुत जो शायद नहीं जानते इनके बारे में, मेरी खुद की कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा रीच नहीं है, पर एटलीस्ट मैं जिन्हें कम से कम अपनी वीडियो शेयर कर देता हूँ या जो भी है मेरी वीडियोस देखने के बहाने ही वो कैलिना गोस्वामी जी को और जान पाए, इनकी वीडियोस को और देखें। मेरा मेन मकसद ये है। तो उनका वीडियो आज आया है, G20 समिट पे आया है, इन हाउ इंडिया डिफीटेड चाइना एंड व्हाई वर्ल्ड लीडर्स आर प्रेजिंग मोदी। तो और अच्छी बात यह है कि ना ये इनकी जो वीडियोस है वो फैक्ट पे बात करती हैं, फैक्ट और डेटा पे बात करती है, लॉजिक पे बात करती हैं ना, वो इमोशंस पे नहीं, वो लॉजिक्स पे और डेटा पे बात करती है। सबसे अच्छी चीज इनके बारे में यही लगती है। और इनकी आइडियोलॉजी भले ही जो भी हो, प्रो हिंदू हो या जो भी हो, पर दैट डजंट मीन कि वो हवा में ही कुछ भी इमोशंस में बह के कुछ बात करने लगे। वो प्रॉपर डेटा के साथ बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे, जस्ट लाइक स्प्रिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। I have been observing affairs and events related to India for around 10 years, and I have never seen anything like this. I mean, these are the Western nations that used to look down upon India. But see how things can change? Today it seems that almost everybody is trying to impress India. And this G20 summit has given Bharat yet another opportunity to shine on the global. अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा कि वैसे G20 अब G20 ना होके G20 होने वाला है। मतलब नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम G20 हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें अब ज्वाइन हो चुका है। एंड ऑल थैंक्स टू मोदी जी। अम, उसमें कितने कंट्रीज आएंगे अभी अफ्रीकन यूनियन के, ये तो पता नहीं, पर अफ्रीकन यूनियन की इसका एक पार्ट बन गया है। कितने कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे आगे से, लेट्स सी, जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन। Stage. But do you want to know why these world leaders are so keen to praise or honor Modi and what it is in India that they want so desperately? To start with, take a look at this. On his first visit to India, the American president has begged India for a permanent seat on a reformed United Nations Security Council. Also, President Biden congratulated Prime Minister Modi and the scientists and engineers of ISRO. Not only that, Biden even thinks that the United States-India partnership is stronger, closer and more dynamic than any time in history. गाइस, मोदी जी अगर इस भ्रम में है या कोई भी इस भ्रम में है कि अमेरिका कभी इंडिया का क्लोज अलाई बनेगा, तो दैट इज, मतलब मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ कहने के लिए। ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक्स जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं या जिनको जियो स्ट्रेटजी के बारे में पता होता है, वो सीधे कहते हैं कि अमेरिका से बड़ा धूर्त कोई नहीं है। और मैंने खुद चूंकि कुछ सीरीज है हमारी, जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं, विक्रम साराभाई जी पे, विक्रम साराभाई या जो हमारे होमी जहांगीर भाभा और भी लोग थे, इनकी उसमें साफ यही दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका ने हमारे साइंटिस्टों को खत्म किया, रास्ते से हटाया, ताकि हम उन्हें ना पछाड़ सके। अदरवाइज हम जो आज देख रहे हैं इंडिया के पास, वो पावर 50-60 ईयर्स बैक ही हो चुका होता। मतलब एटलीस्ट 50 साल पहले तो वो चीजें हो ही चुकी होती है। वी हैड सच ग्रेट माइंड्स, बट पता नहीं मोदी जी अमेरिका या अमेरिकन्स को इतना इम्प्रेस करने में क्यों लगे रहते हैं, या क्यों अमेरिकन
के पीछे एकदम हाथ धो के पड़े रहते हैं कि हमें अमेरिका से वैलिडेशन चाहिए क्यों? मतलब ठीक है, आई मीन बेसिकली वी आर बिग मार्केट फॉर देम। वहां तो सैचुरेशन आ चुका है, वहां तो रिसेशन कितने टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है। अब पहले एप्पल को भी लगता था कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, अब ये मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तक करने लग गए हैं। इन्हें पता चल रहा है धीरे धीरे कि यहाँ पे लोग अब मतलब लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आ रहे हैं, तो चलो भाई यहीं पे अपना धंधा जमाते हैं। तो ये चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे जो भी हो, मतलब अ, तो वही चल रहा है। तो अमेरिकन कंपनीज पे या अमेरिका पे अगर होल हम वो बात करें, तो ट्रस्ट करना मतलब ठीक नहीं है। अ, हम अपने पुराने अलाइज को खो देंगे इससे। ऑल्दो देयर इज नो सच थिंग एज अलाइज या जो भी है, क्योंकि हर कोई सिर्फ धंधा चाहता है। रशिया भी कभी कभी पाकिस्तान से भी बात करता है, कभी वो चाइना से मिल के हो जाता है, कुछ भी है मतलब। बट स्टिल अमेरिका इज स्टिल नाग है। अमेरिका से तो मतलब इतना क्लोज एसोसिएशन का कोई मतलब ही नहीं है। History. Now let's listen to what India's son-in-law, I mean the UK's Prime Minister Rishi Sunak, is saying here. I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal. So why is the tide turning in India's favor? Well, in simple words, for the West, China is a threat, a big rival, and an undemocratic and unreliable partner. Besides that, the ongoing economic troubles in China seem more serious than what initially appeared. बट द पॉइंट इज कि स्टिल इंडिया में चाइना का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है। चाइनीज फोन्स, चाइनीज एवरीथिंग। पिछले 6-7 साल से ये बॉयकॉट वाला चीज चला था। फिर लोगों को समझ में आने लगा कि जब सरकार ही सामान ला रही है चाइना का, तो बॉयकॉट करने से हो क्या जाएगा। मार्केट में जो सामान, भाई जो ट्रेडर्स है वो तो इंडियंस है ना। सामान चाइना से आ गया इंडिया में। अब जो सामान जो ले लिया है, जो खरीद के बैठा है, जो ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी, वो तो इंडियन है ना। तुम उसको बॉयकॉट करके तुम उसका नुकसान कर रहे हो ना। चाइना ने तो जो सामान बेचा था बेच दिया। तो फिर लोगों ने ये बुद्धि भी लगाई कि यार जब तक ऊपर से चीजें बंद नहीं होंगी। अब ऊपर से बंद नहीं कैसे होंगी, जब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो किया हुआ है कि नहीं आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, चाइना से हो या इससे हो उससे हो। तो कभी कभी इन चीजों का भी ऐसे लगता है कि बस ये सब यूजलेस है। मतलब चाइना को किसी से फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाइना आज के समय में इतना पावरफुल हो चुका है कि चाइना को लिटरली किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी चीज का बॉयकॉट कर देता है, बिकॉज इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। और जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको किसी पर रिलाई होने की जरूरत ही नहीं है। तो लाख हम हमारे मीडिया वाले या कोई भी इतना वो करे चाइना को लेके, पर चाइना बहुत पावरफुल हो चुका है आज के समय में, दैट इवन अमेरिका नोस। तो चाइना पे कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। To be the case. On the other hand, India, with its massive human capital, consumer boom, democratic values, and its border related tensions with China, makes it a perfect candidate for the West to partner with in the ongoing situation. As mentioned in this article in Harvard Business Review, a chorus of global analysts have declared India as the next great economic power. Goldman Sachs has predicted it will become the world's second largest economy by 2075, and the FT's Martin Wolf suggests that by 2050, its purchasing power will be 30% larger than that of the US. Not only that, by 2030, India's working age population is expected to be more than a billion, with a dependency ratio to be the lowest in its history at 31.2%, contributing just under a quarter of the incremental global workforce. The working age population bulge is expected to You last. can see the data. You can see the data. That is why I like her videos. मतलब अ, हर लाइन में कुछ एक ऐसा डेटा है जो हमें, जो हमारा इंसाइट एक बढ़ाता है। और मतलब ऐसे ही नहीं कि किसी भी जैसे ध्रुव गाड़ी टाइप किसी भी कभी किसी का भी उठा लिया डेटा, किसी का भी कुछ कर दिया, नहीं। ऐसी सोर्सेज जिन पे भरोसा किया जा सकता है। आई मीन ऑल्दो वो सोर्सेज भी कई बार रिग्ड होते हैं, वी नो दैट, वी हैव सीन दैट, बट स्टिल 75%, 60%, 70% चांसेस होते हैं कि वो सही होते हैं। ठीक है। Till 2055. India's financial markets are in a better state than ever before.
Bank balance sheets are stronger and credit markets are functioning well. Many Indian banks are valued higher than US peers. India has been adding 10,000 kilometers of highway annually. Since 2014, the number of Indian airports has doubled, and an upgraded train system will have new high-efficiency freight corridors connecting the economic centers of India. Then India's massive digital public infrastructure. I mean, as mentioned here, India has topped the list for digital payments, beating China by a huge margin. Interestingly, India's payments are more than the digital payments made in the next 4 leading countries combined. Then global companies that want to diversify their supply chain are considering India. Chip makers are interested in India too. As reported here, according to Mr. Yung Liu, who is the CEO and chairman of Honhei Technology Group, the supply chain ecosystem, which took over 30 years to build in China, is likely to come up faster in India, especially as there are huge opportunities for the local electronics industry. Also, the Indian diaspora, now the world's largest and influential in ways that it had never been before. Well, it is India's century, and at the moment, it clearly seems that the Western world desperately needs a chunk out of India's growth story to secure their own future. क्वेश्चन करने वाली चीज ये है कि इंडियन डायस्पोरा इतना तो स्ट्रांग है, बट वो फिर इंडिया आना नहीं चाहता। ये भी अपने आप में एक आयरनी है कि अ, मतलब वैसे तो उनको मोदी से एसोसिएट करना खुद को कि मोदी अब हमारे मोदी की वजह से हमारा नाम अच्छा हो रहा है या लोग हमें वैल्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट जो इंडिया के यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं ड्यू टू टैक्स रिजीम, जिसको वो लोग आए दिन क्रिटिसाइज करते हैं, जो मैं भी अग्री करता हूँ कि मतलब 5% लोग 100% पॉपुलेशन का बोझ क्यों ढोए, ऑब्वियसली इसका तो कुछ वो करना पड़ेगा। पर अ, ये थोड़ा एक इंडियन डायस्पोरा के बारे में थोड़ा तो एक क्वेश्चन करने वाली चीज जरूर है कि उनको अगर इंडिया से इतना प्यार है और सब कुछ है दिखता है तो फिर इंडिया क्यों नहीं रहना चाहते। Are you still surprised that India is getting all this global attention? And of course, from the Western leaders, more praise and honor for India and Modi can be expected. On the other hand, India is leaving no stone unturned when it comes to showcasing its rich cultural heritage. Delegates doing yoga, enjoying India's diverse cuisine, and experiencing the famous Indian hospitality. All this is creating a very positive atmosphere for India. And of course, the venue chosen for the summit is simply breathtaking as well. But then, once again, it seems that India is losing a good opportunity here. Since Joe Biden is in India, don't you think India should officially raise concerns about the poor human rights situation in the USA? Yes, Also, yes. New Delhi could use this opportunity to express its deep concerns about the American president's record on human rights and the democratic backsliding in the USA. As far as Pakistan is concerned, its situation is quite embarrassing. Pakistan is forced to watch the G20 events from outside and hope that India does not use the platform to expose Pakistan's terrorism-friendly practices and its propaganda on Kashmir. And by the way, while welcoming Chinese delegates at the airport, did our Indian friends play some traditional music from Arunachal Pradesh or not? If not, then why not? Sometimes small things can make a big difference. Well, that's मतलब बहुत ही बड़ी बात बोली मैडम ने। और सच में ये बहुत अच्छा होगा और चुभाने वाला होगा अगर कुछ ऐसा होता है तो, क्योंकि चाइनीज लोग हमेशा से जानते ही हैं कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, तिब्बत हो गया, लद्दाख का पार्ट हो गया, लेह लद्दाख, इन पे कई सारे जगहों पे, एंड ऑल थैंक्स टू नेहरू जी। नेहरू जी एंड मेनन, या वीपी मेनन शायद ऐसा कुछ नाम था ना। इन दोनों की क्रियाक्रम या करतूतों की वजह से जो कुछ भी देखना पड़ता है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से ओह,
दैट्स गुड। ये बहुत अच्छा है। थंबनेल बहुत अच्छा लगाया है। करेंगे, इस पे भी करेंगे कोई। तो G20 is a big moment for us and one to celebrate for decades, right? और बस यही है कि कुछ कंट्रीज को एक्सपोज करना भी जरूरी है। आई मीन यू नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि कैरोलिना जी ने भी बताया। और ग्लोबली उन लोगों की करतूतों को दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो राग लाते रहते हैं वो कश्मीर का और दिस दैट। अब हमें कश्मीर नहीं, अब हमें पीओके के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया, 2024 भी आ रहा है और मोदी जी को भी अब इस पे लेना चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया। अब लेना है तो लेना है पीओके। ठीक है, पीओके लेना है तो उस पे भाई 45-46, मतलब यूरोपियन यूनियन चले ठीक है, अगर हम 30 भी माने, 20 बड़े देशों पे अगर आप बोलें कि भाई पीओके हमारा है, क्यों नहीं होगा फिर हमारा वो। डालिए प्रेशर, करो काम। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग बताएं को कैसा लगा, और बाकी चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।